नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि दरअसल जिस बात की चर्चा लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कर रही थी, वो बात कहां आकर रुक गई है। और दरअसल अंदर खाने बात चल रही है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी क्यों कह रही है कि हम अपना कार्ड सही समय पर खोलेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी। आरजेडी उनको अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, ये खबरें हमने आपको दिखाई भी थी। लेकिन उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी थर्ड फ्रंट बनाने में लग गई और थर्ड फ्रंट बनाने के क्रम में उनकी पार्टी बीएसपी से बात कर रही है, इंडियन इनकलाब पार्टी यानी कि पान पार्टी से बात कर रही थी और अन्य छोटे दलों से बात करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन बात कहां रुक गई? इन दिनों वो इसको लेकर के मुखर भी नहीं है। और जब हमने उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा हम सही समय पर अपने कार्ड्स खोलेंगे। क्या समझा जाए? जो बीएसपी ओपनली अनाउंस कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वो क्या ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? ओवैसी की पार्टी क्या जनसुराज के साथ गठबंधन करेगी? वैसे जनसुराज भी कह चुका है कि वो किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। आरसीपी सिंह की पार्टी का जनसुराज में विलय हुआ है। तो क्या तीसरा मोर्चा बिहार में बन सकेगा? और बना तो क्या उसकी प्रासंगिकता होगी? और प्रासंगिकता होगी तो वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान और आपको बताएंगे कि दरअसल ऐन वक्त पर ओवैसी किसके साथ आएंगे, तीसरा मोर्चा का शक्ल क्या होगा और तीसरा मोर्चा किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। पहले आइए आपको सुनवाते हैं कुछ नेताओं के बयान और उसके बाद शुरू करेंगे चर्चा। बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा है और एनडीए को ही चुनने जा रही है। यहाँ किसी तीसरे चौथे मोर्चे की दरकार नहीं, ना ही राजद के महागठबंधन को ये लोग स्वीकार करने जा रहे हैं। बस एनडीए ने विकास किया है, एनडीए विकास करेगा और एनडीए का संकल्प है बिहार को विकसित राज्य बनाना। जो बाकी दल जो भी महागठबंधन हो, चाहे जो तीसरे मोर्चे की बात करते हों, ओवैसी हों, इन सब की लोलुपता है कुर्सी पाना। इसलिए दोनों के लक्ष्य में बड़ा अंतर है। इसलिए बिहार की जनता को एनडीए पर ही भरोसा है। का मोर्चा है वही सशक्त है, वही मजबूत है, वही जनता और जनता के सवालों पर, जनता के हितों में, जनता के लिए और बिहार के विकास और नौजवानों के नौकरी रोजगार, महिलाओं के मान सम्मान के लिए कार्य कर रही है। और हमारा संकल्प है कि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और हमारा सीधी लड़ाई एनडीए से है। एनडीए के जो 20 साल की खटारा सरकार है उसको समाप्त करने की दिशा में बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम, बिहार के हर लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। देखिए, बिहार में तीसरा मोर्चा का कोई अस्तित्व नहीं है। अब तीसरा मोर्चा का मतलब क्या होता है? जो मोर्चा में व्यक्ति नज़र ही नहीं आता हो, जो मोर्चा में पार्टी नज़र ही नहीं आता हो, जिस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं हो, वो मोर्चा कहाँ से बना लेंगे? हाँ, नारे गढ़ने वाले मोर्चा अवश्य बना सकते हैं और मीडिया हाइप बनाने के लिए मीडिया डार्लिंग जरूर बन सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरे जोर से बिहार के मुद्दे पे, योजनाओं पे काम कर रही है और आपने देखा होगा कि पूरे बिहार वासी एक तरफा उम्मीद लगा के बैठी है कि इंडिया गठबंधन ही आएगी तो उनका जीवन सुधर होगा। तो इसीलिए पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी तरीके से थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट का नहीं है। ये सारे एजेंडा है, लोग कयास लगा रहे हैं और मैं आपको पूरा क्लियरली बोल रहा हूं कि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। एनडीए पर ही भरोसा है और यही बात तो महागठबंधन भी कहती है कि महागठबंधन पे लोगों का भरोसा है। फिर ओवैसी पर किसका भरोसा है? बीएसपी पर किसका भरोसा है? तीसरे मोर्चे पर किसका भरोसा है? तीसरा मोर्चा कितनी ताकतवर होकर के सामने आएगा? क्या तीसरा मोर्चा बनने का कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है? या तीसरी शक्ति के रूप में जनसुराज पार्टी ही अकेले मैदान में होगी? क्या कुछ होने जा रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, दीपक कुचगवे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीसीआर इनको लिखिए, वरिष्ठ पत्रकार
और विनय कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक जी, ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। हमने तो शुरू से कहा था महागठबंधन उनको साथ लेने जा नहीं रही है। बड़े दुखी हुए थे ओवैसी के लोग, और उसके बाद कह रहे थे कि अगर तुम लोग बीजेपी को जिताना चाहते हो तो जिताओ, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर बात निकल करके आई ओवैसी तीसरा फ्रंट बनाएंगे। तीसरे फ्रंट की कोई सुगबुगाहट है क्या? हमने जब MIM पार्टी से संपर्क साधने का प्रयास किया, हमारे संवाददाता ने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम अपना कार्ड ऐन वक्त पर खोलेंगे। ऐन वक्त पर खोलने का क्या मतलब है? कुछ पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, ओवैसी ताकतवर दिखाई पड़ेंगे इस चुनाव में अगर कुछ पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो? नमस्कार। देखिए पंकज जी, ओवैसी फैक्टर जो बिहार में है और जिस तरह उन्होंने कहा कि हम अपने पत्ते समय पर खोलेंगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी बहुत कुछ हाथ पार मारने के बाद वो कहती है कि हम अपने पत्ते बाद में खोलेंगे। आप पिछले चुनाव में आइए 2020 में ओवैसी बिहार में प्रयोग करने आए थे, और उस समय बिहार उनकी नज़र में उतना सीरियस नहीं था जितना अब देखते हैं कि बिहार के बारे में उनकी क्या बातचीत होती। 2020 में जो थर्ड फ्रंट उन्होंने बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव, अब ओवैसी, इनका एक थर्ड फ्रंट बना था। मगर थर्ड फ्रंट किस परिस्थिति में बना था? थर्ड फ्रंट उस परिस्थिति में बना था, ओवैसी जब बिहार आकर सीमांचल की ओर जा रहे थे, ओवैसी का थर्ड फ्रंट तब बना था जब उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में वो भाव नहीं मिला। देवेंद्र यादव जो आरजेडी और लालू के बड़े करीब थे और मिथिलांचल के एक अच्छे नेता माने जाते थे, केंद्र में मंत्री भी रहे थे और लालू के कार्यकाल में भी मंत्री रहे थे, फर्टिलाइजर मिनिस्टर, उनको टिकट नहीं मिला, वो निराश हुए। निराश होने के बाद ओवैसी को मिलकर इन लोगों ने थर्ड फ्रंट बनाया, जिसमें आपने जो देखा रिजल्ट, जो आपने जो देखा वो रिजल्ट, तो 5 ओवैसी था, 1 बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव। थर्ड फ्रंट का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, और उसमें ओवैसी ने कुछ वोट इन लोगों का परसेंटेज दिया था, उनका वोट इधर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब ये सवाल उठता है कि आज ये चुनाव में जब जो ओवैसी माने जाते हैं बी टीम, माने जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये आम लोगों की धारणा, माने जाते हैं बीजेपी की बी टीम। और इन दिनों जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने एक अपनी छवि अलग बनाई और उन्होंने कहा भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और उन्होंने नरेंद्र मोदी के ये पर वो वहां गए। अब आपने कहा कि थर्ड फ्रंट की कोई सुगबुगाहट, देखिए थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट अभी तो दिखती नहीं है। प्रशांत किशोर को एक बात का ये हो चुका है कि हम अकेले चलेंगे, और अगर वो किसी पार्टी के साथ, उन्होंने कहा ही है कि न मैं चुनाव में किसी के पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा, न चुनाव के बाद करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे। रही बात ओवैसी की, ओवैसी ने चिट्ठी लिखवाया, ओवैसी दुखी थे बहुत। नहीं, वो दीपक जी, वो दीपक कुछ जी, वो सारी बात ठीक है पर सवाल ये उठता है कि बिहार की चुनाव में किसी तीसरी शक्ति के लिए कोई जगह है क्या? और जगह है भी तो तीसरी शक्ति के रूप में जनसुराज पार्टी की ताकत तो कुछ कुछ दिखाई पड़ रही है, उनके मुद्दे तो हावी हो रहे हैं। लेकिन एक नाम ओवैसी का भी आता है। ओवैसी अकेले कम से कम सीमांचल में ताकतवर तो दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में ओवैसी के द्वारा ये शिगुफा छोड़ा गया, और सिर्फ शिगुफा ही नहीं छोड़ा गया। आप देखिए वो IP गुप्ता से भी मिलते हैं।
आप देखिए वो बीएसपी के साथ जाने की बात भी करते हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ओवैसी अकेले चुनावी मैदान में आएंगे या इन छोटे दलों के साथ आएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए बीएसपी अकेले लड़ने का दावा कर चुकी है, लेकिन जब आप ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें तो वो मुस्कुराते हैं। चंद्रशेखर रावण अकेले लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी गठबंधन में शामिल होंगे, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो विनय जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या बिहार में एनडीए बना महागठबंधन ही है या तीसरी शक्ति के रूप में आप सिर्फ जन स्वराज को देख रहे हैं, या ओवैसी लेड अलायंस भी हो सकता है जिसकी संभावना है? जहां तक बिहार का सवाल है तो बिहार में तो दो अलायंस पहले थे और एक जनसुराज है, तीसरा तो कौन बना ही रहा है जनसुराज। अब कहिए इसको चतुष्कोणी बनाने का चुनाव को, कि चतुष्कोणी चुनाव हो जाए, तो इसमें कई पार्टनर हैं, कई लोग हैं। इसमें ओवैसी साहब भी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी है, चंद्रशेखर की पार्टी है, कई ऐसी छोटी छोटी पान पार्टी है, कई ऐसी ऐसी पार्टियां हैं। ये हालांकि अपना अपना जगह, इसमें बसपा ही है जिसने कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने घोषणा कर दी, और मायावती के जो भतीजे हैं आनंद है, उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। उनके ऊपर है एक तरह से टेस्टिंग पॉइंट है कि बिहार में कितना वो सफल हो पाते हैं, और वो उम्मीदवारों की खोज शुरू उन्होंने कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा चतुष्कोणी या पंचकोणी चुनाव भी हो सकता है बिहार में। तीसरा फ्रंट बनाने की बात है, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कहना कठिन है, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी पहले से ही कह चुकी है कि हम अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जो निर्णय लेती है, क्योंकि ये सब पार्टियां वन मैन शो है, जो सुप्रीमो निर्णय लेता है वही फाइनल निर्णय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कम ही संभावना है कि ओबीसी और बहुजन समाज पार्टी में कोई तालमेल हो पाए। आपको कम संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम आपसे बता दें कि जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमसे क्या कहा। यही बात हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि दरअसल जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, प्रयास जारी है, लेकिन हम अपने पत्ते ऐन वक्त पर खोलेंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? ऐन वक्त पर खोलेंगे मतलब बात तो चल रही है, तो निश्चित तौर पर वो थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने किया। किनसे पूछ रहे हैं? मैं दीपक जी से पूछ रहा हूं। अच्छा, नहीं, आपने जो सवाल किया कि बार बार वो कह रहे हैं कि हम पत्ते खोलेंगे, तीसरा मोर्चा तो बनता ही है, बनेगा ही। अब उस तीसरा मोर्चा का सेंस क्या होगा, बिहार के वोटर क्या करेंगे? ओबीसी तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो भी पार्टी आ रही है, चाहे वो पान वाले आईबी गुप्ता हो, चाहे इनकलाब पार्टी हो, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो आ रहा है वो कह रहा है कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। मायावती ने भी कहा। देखिए, मायावती के आ जाने से मुझे लगता है कि अब वो फेज नहीं है बिहार में कि मायावती का जो शाहबाद और कैमूर के इलाके में जो पहले वो प्रभाव था, एक आध दो सीट का मसला बनता है, वो बन सकता है, मगर अब वो सीट नहीं है। बिहार का जो चुनाव है वो, अब देखिए, टिकट बंटवारा होगा पंकज जी, अब बहुत लोग नाराज होंगे, बहुत लोग यहाँ आएंगे, बहुत लोग दुखी होंगे, एक तीसरे मोर्चे का फॉर्मेशन होगा। मगर बिहार का चुनाव बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है, और एक कोण जो है प्रशांत किशोर का जो कोण है, एक वो कोण और एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई है। अब वोट काटने की जो जिम्मेवारी है वो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो वोट काटेंगे, मगर अभी पिछले साल ये प्रयोग फेल कर गया था ना। ओबीसी को तो ठीक था, 5 सीट निकाल ली, थर्ड फ्रंट जो था वो तो बिखर गया। आज थर्ड फ्रंट के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है,
देवेंद्र यादव पता नहीं कहाँ हैं। देखिए, छोटी छोटी पार्टी मिलकर एक इनकलाब करेंगे, मगर बिहार की लड़ाई जो मैं समझता हूं और मैंने जो देखा है, वो सिर्फ एनडीए और महागठबंधन और जनसुराज, ये तीन के बीच ही घूमता दिखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मायावती के आनंद को टास्क मिला है कि बिहार में उन्हें बीच में मायावती ने अपने ये से हटा दिया था, डिसोन कर दिया था, फिर उन्हें लाकर बिहार सौंप दिया गया है कि बिहार में आप काम करें। मगर वोटर जो है, वोटर बिहार के बड़े सेंसिटिव हैं। वोटर जो है वो अब वोट बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच आपने देख लिया SIR का जो मुद्दा चल रहा है, उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे में हमें जो दिखता है थर्ड फ्रंट तब बनेगा जब कुछ लोग रूठ कर उस जगह जाएंगे और कुछ पार्टी। अब RCP की बात आपने की, RCP ऑलरेडी जनसुराज के साथ हैं, जनसुराज के साथ तुम्हारा जो भी टाई अप है वो है। तो अभी मुझे तीसरे फ्रंट की संभावना प्रशांत किशोर की तरफ से नहीं दिखती है पंकज जी, और मुझे दिखती है ओवैसी जो है उनका कंसंट्रेशन टोटल रूप में सीमांचल पर है। और आपने देखा था सीमांचल के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में भी बहुत सीट पर जीतने की का दावा किया था, मगर लोकसभा में वो बात चली नहीं। लोकसभा में उस एरिया से कांग्रेस जीत गई 2-2 सीट और ओवैसी नहीं जीत पाए। पूर्णिया से पप्पू यादव जीत गए, इसीलिए ओवैसी भी अब सोच रहे हैं। अब हो सकता है कि अंत में कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद का दिल जाग जाए और कहें कि आप आ जाइए, आपका स्वागत है। ये सारी बातें हैं। नहीं, ये सारी बातें हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हम जानना चाहेंगे, हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं, लेट हैं जुड़ने में, पर मैं ये अब समझना चाह रहा हूं कि बात कहां पर बीएसपी और ओवैसी की पार्टी की रुकी हुई है। क्या संभावना है, क्या कह रहे हैं वो लोग? ओवैसी अकेले उतरेंगे मैदान में या बीएसपी के साथ समझौता कर सकते हैं ओवैसी? चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी है। मेरी जानकारी में चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, 1-2 सीट उसको दिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी किन किन छोटी पार्टियों पर डोरे डाल रही है, अपने पक्ष में करना चाह रही है। देखिए पंकज जी, मेरी बात दोनों दलों से हुई थी, अभी रिसेंट में भी हुई है। इवन जब मेरी बात 2-3 दिन पहले केंद्रीय प्रभारी हैं बसपा के अनिल कुमार, उनसे मैंने एकदम स्पष्ट रूप से पूछा था कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अब हमारी तैयारी बिहार की सभी सीटों पर है। फिर मेरा अगला सवाल जब ये था कि क्या आप थर्ड फ्रंट को लेकर के भी कुछ सोच रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब ना हाँ में दिया ना में दिया। उनका कहना था कि ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, मतलब उन्होंने एक इशारा कर दिया। अब रही बात AIMIM की, तो देखिए AIMIM शुरू के दिन से लेकर के अब तक थर्ड फ्रंट के कवायद में लगातार लगी हुई है। वो औपचारिक बातचीत में स्पष्ट रूप से इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा थर्ड फ्रंट बनेगा। लाइक माइंडेड पार्टियां बहुत कम बची हुई हैं, जो हालांकि वो भी दिख ही रही हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं, लेकिन जब तक इनका ये एक इशारा है कि भाई जब तक हमारा कुछ मुद्दों पे हमारी बातचीत है, वो अगर क्लियर हो जाती है तो हम अपने थर्ड फ्रंट की घोषणा कर देंगे। वो मुद्दे क्या हैं? उनका ये कहना है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कौन सी पार्टी किस इलाके में मजबूत है, वहां पे कौन सी सीट उनको मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर अगर जाएंगे तो कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें। इसके अलावा जितने भी थर्ड फ्रंट को लेकर के जितने भी पार्टियां अपनी कवायद कर रही हैं, वो कि इस चीज का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही हैं कि क्या एनडीए या फिर महागठबंधन, इनमें से भी कोई दल छटक के बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये इस चीज का भी उनको इंतजार है। अगर वो निकल सकता है तो उनको भी थर्ड फ्रंट में शामिल होने का ऑफर दिया जा सकता है।
ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों और बाकी लोगों से बातचीत के बाद से जो कंक्लूजन मेरा निकला, जो जानकारी मेरे पास आई है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ये इंतजार कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो अपनी रणनीति को तय कर रहे हैं। दूसरे भी जो गठबंधन है उनके ऊपर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि क्या किसी को अगर मनमाफिक सीट नहीं मिलती है तो वो उसमें रुकेगा या फिर बाहर हो जाएगा। देखिए पंकज जी, अभी मन की बात में संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा है, पीएम मोदी ने पान और तांती समाज का थोड़ा जिक्र किया हुआ है। तो ये एक तरीके से इशारा है थर्ड फ्रंट को लेकर के, जिस पान पार्टी को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, अब पीएम मोदी ने उसका जिक्र कर दिया है। तो ये इशारा ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो कल के आने वाले दिन में वो एनडीए का हिस्सा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से एक पान पार्टी को लेकर बातें चल रही थी, आपने खुद उनका अपने स्टूडियो में ही इंटरव्यू किया था, वो भी थर्ड फ्रंट को लेकर के ना उन्होंने हाँ कहा था ना कहा था, अपनी पार्टी की बातों को उन्होंने आगे रखा था। लेकिन अभी तक का जो है जो सार कहेंगे वो उसके हिसाब से पंकज जी थर्ड फ्रंट का मुद्दा अभी बिहार में जिंदा है। और सबसे आगे इसमें जो है अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो वो ओवैसी की पार्टी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है पार्टी, वो किसी भी कीमत पर थर्ड फ्रंट बनाने की बात कही जा रही है। नहीं, थर्ड फ्रंट का मुद्दा जिंदा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रासंगिक होगा। आज हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़े हैं और इस स्टूडियो से सरोज सिंह पहुंचे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक सवाल जो सीधा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी है पान पार्टी चाहती है एनडीए में जाए, पर एनडीए में उतना तवज्जो मिलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दरअसल ये बार्गेन टैक्टिक्स हो सकता है कि बार्गेन कैसे किया जाए, कम सीट दिया जाए, ये सारा पॉस्चरिंग का खेला है। पर सवाल ये उठता है कि पान पार्टी महागठबंधन के भी टच में है, वहां भी लिस्ट आजकल में सौंपने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पान पार्टी या तो एनडीए में होगी या महागठबंधन में होगी, तो फिर तीसरे मोर्चे में होने का स्कोप मुझे तो बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, डॉक्टर संजय और सरोज जी। पहले डॉक्टर संजय आपके पास आना चाहूंगा, आपको लगता है कि तीसरे मोर्चे का शक्ल ठीक चुनाव से पहले अख्तियार लेगा, क्योंकि ओवैसी भी कम ताकतवर नहीं है, कई सारे हिंदूज उनसे टिकट लेने जा रहे हैं, उनका गठबंधन बीएसपी से हो सकता है, चंद्रशेखर की पार्टी से हो सकता है, पान पार्टी से हो सकता है, क्योंकि पान पार्टी को लेकर के तो मैंने आपको बता दिया, चंद्रशेखर को लेकर के भी महागठबंधन में ये सोच है कि उनको चुनाव से पहले 1-2 सीट दिया जा सकता है, महागठबंधन का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, जैसे बीएसपी कह रही है। तो आपको तीसरे फ्रंट की संभावना क्या दिखाई पड़ती है? क्या ओवैसी लेड अलायंस कोई दिखाई पड़ता है? बिल्कुल थर्ड फ्रंट बनेगा बिहार में, संभावना नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि थर्ड फ्रंट का एक खाका खींचा जाना शुरू हो गया है और इसमें कई पार्टियां आ जाएंगी। क्योंकि जितना महत्वाकांक्षा है इन पार्टियों की, शायद जिस गठबंधन की भी बात वो कर लें, उस गठबंधन में उतनी सीटें उनको दी नहीं जाएगी, तो उनके पास थर्ड फ्रंट का ही विकल्प होगा। क्योंकि थर्ड फ्रंट आकार नहीं ले पा रहा है, इसलिए तस्वीर आपको साफ नहीं दिख रही है, या मुझे साफ नहीं दिख रही है कि जब ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन ने किनारे कर दिया, कहा कि नहीं आप लड़ लीजिए अपने से, हम क्यों आपको तवज्जो देंगे, तो फिर से थर्ड फ्रंट की बात ओवैसी जी ने ही मजबूती से करना शुरू किया, जैसा कि पिछली बार इन्होंने किया था और इनके साथ जो कई पार्टियां थी वो चुनाव लड़ी थी। बीएसपी भी चाहती है कि हम थर्ड फ्रंट का हिस्सा बने, लेकिन अभी पत्ता खोलना नहीं चाहती है। इसलिए पत्ता नहीं खोलना चाहती है कि उनको लगता है कि थर्ड फ्रंट में थोड़ी भूमिका पहले तय हो जाए कि हमारी भूमिका क्या हो। अरे तो भूमिका तय होने में सरोज जी दिक्कत क्या है? सीमांचल में ओवैसी ज्यादा लड़ लेंगे और यूपी से एडजॉइनिंग एरिया में बीएसपी लड़ लेगी। पर ये बताइए, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो महागठबंधन के लिए कहना बहुत आसान हो जाएगा कि ये लोग देख लीजिए बीजेपी की समर्थक पार्टियां हैं,
ये बाहर से ही सही, लेकिन बीजेपी को किस तरीके से समर्थन पहुंचा रही। बीएसपी पे आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश में, और ओवैसी पर भी आरोप लगता है बीजेपी की बी टीम में। वैसे ओवैसी इस आरोप को इस बार खारिज करेंगे कि भाई हम तो आपके पास आए थे, आपने हमें धक्के मार दिया, हमें आपने तवज्जो नहीं दी, अपने लोगों में कहेंगे कि देखिए आपकी हकमारी कैसे हो रही है। पर सवाल ये उठता है कि अगर बीएसपी और ओवैसी दोनों साथ आते हैं तो आपको लगता है कोई फॉर्मिडेबल अलायंस बनेगा, तीसरा गठबंधन मजबूत होगा? देखिए, दो बातें हैं पंकज जी। पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया इसके लिए। देखिए, एक दो चर्चा अभी चल रही थी, एक पान समाज की चर्चा, उस पर भी आएंगे, और थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं आप उसमें। देखिए, 2-3 दिन पहले अख्तरुल इमान साहब से मेरी बात हुई थी, वही बात बोल रहे थे जो बात आप बोल रहे हैं। जो 20 का चुनाव हुआ उसमें उन पर आरोप लगता था कि आप आरजेडी से तालमेल क्यों नहीं करते, आप क्यों सेकुलर वोट को बंटवाना चाहते हैं, मुसलमानों का वोट क्यों बंटवाना चाहते थे। हमने आपसे उनसे पूछा कि आप एक तरफा प्यार क्यों करते हैं आरजेडी से। बोला उसका कारण है, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाई आप नहीं करते हैं, अलायंस नहीं करते। इसलिए हमने पत्र लिखा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कि हमको अलायंस करना है आपके साथ, आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये मैसेज सीमांचल में गया है कि गलती AIMIM की नहीं है, गलती आरजेडी की है, आरजेडी का जो भी अपना गणित रहा हो। तो इस तरह से वो अलग होना चाहते हैं। बात थर्ड फ्रंट की आप कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट में कौन आएगा, तो ये आप तय मानिए कि जो पान पार्टी है IP गुप्ता की, वो थर्ड फ्रंट का पार्ट नहीं बनने जा रही है। और जो हमारी सूचना है, महागठबंधन में उनकी बात करीब करीब फाइनल है। 1, 2, 4 तारीख को उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन है। हो सकता है कि 4 तारीख को वो फॉर्मल अनाउंस भी कर दें कि हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। जो भी सीट फीट ये सब होता है, करीब करीब प्रक्रिया उनकी 12 नामों की सूची वो शायद देने वाले हैं। 12 विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस तरह की बात है। आरजेडी के कई नेता उनसे मिल चुके हैं। जी, आरजेडी के कई नेता मिले, और कांग्रेस ने तो बहुत ही ज्यादा उनको तवज्जो दिया हुआ है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थे। देखिए, जो वोट ट्रांसफर कैपेसिटी है, थर्ड फ्रंट तो पिछले बार भी बना, लेकिन टाई फिश हो गया, उसका कोई मतलब नहीं उस तरह का थर्ड फ्रंट बनने का। क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक लाइन खींच दी है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, जिनको आना है आप आइए। तो इस तरह का ऑफर बहुत लोगों के पास भी गया, ये ऑफर IP गुप्ता के पास भी गया, ये ऑफर और छोटी पार्टियों के पास भी जा रहा है। लेकिन 243 लड़ेंगे तो लड़ेंगे, जनसुराज के सिंबल पर, बैग बस्ता पर लड़ेंगे, ये उनकी लाइन है। अब आज की तारीख में हमको नहीं लगता इसको वो लिबरल करेंगे, इसीलिए लोग थर्ड फ्रंट की तरफ सोच रहे हैं। लेकिन पहला चॉइस सब लोग का यही है कि कहीं NDA महागठबंधन, कहीं हम सेट हो जाएं। तो वो सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जब वहाँ से भी लोग निराश हो जाएंगे, तब कोई नाम का थर्ड फ्रंट बनेगा जिसका चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। AIMIM को बसपा की जरूरत सीमांचल में नहीं है, उसकी अपनी ताकत है, वो उनको जितना हारना है वो हार लेंगे। पान को इसलिए वो मिलाना चाहते थे कि पान समाज की आबादी सीमांचल के इलाके में बहुत है। अगर वो लोग तालमेल कर लेते और आरजेडी आ जाती तो समझिए कि सीमांचल की जो 22 सीटें हैं वो 22 के 22 महागठबंधन के खाते में जा सकती है। अगर आज भी अलायंस हो जाए तो 22 की 22 सीटें वो लोग जीतेंगे, वहां पर NDA वहां देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, पर मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है, मुझे भी जानकारी है रुपौली में उनके वोट्स बहुत ज्यादा हैं और सीमांचल में बहुत वोट है, पर एक तरफ पान पार्टी IP गुप्ता की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है, दूसरी तरफ अगर ओवैसी और BSP का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है हम मान लेते हैं कि ओवैसी ताकतवर है सीमांचल में, BSP का कुछ नहीं है, लेकिन यूपी से जुड़े एरिया में तो है ना BSP एकदम तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बैलेंस नहीं करेगा? अगर ये ताकतवर हैं और सीमांचल में मैसेज जा चुका है कि भाई ओवैसी की पार्टी के साथ नाइंसाफी आरजेडी वालों ने एकदम मैसेज, तो मुसलमान क्या करेंगे? अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे, इधर पान पार्टी वोट दिलाएगी, उधर मुस्लिम वोट नहीं देंगे, तो फिर नुकसान NDA का कैसे होगा? मैं ये सवाल सबसे करना चाहूंगा, आपसे भी पूछ रहा हूं। देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजें बिहार के सियासत में तय होनी है। अभी तो 2+2 के फार्मूले से हम लोग चल रहे हैं।
सीट कौन सी मिलेगी, कैंडिडेट कौन होगा, इस सब पर भी हार जीत और बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेगी। अभी हम मोटे तौर पर हम लोग पत्रकार लोग या और लोग जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, यही अनुमान लगा रहे हैं कि किनके पास कितना वोट है, कौन कितना ट्रांसफ़र करा सकता है और कौन किसके साथ रहेगा तो उनको फ़ायदा होगा। ये मोटे तौर पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें जो साफ हो चुकी बिहार के सियासत में, वो यही है कि प्रशांत किशोर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आईपी गुप्ता महागठबंधन के साथ जाएंगे, एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं है। एआईएमएम ने अपना प्रपोजल दे दिया है, वो खारिज हो चुका है। अब वो छोटी छोटी पार्टियों से तालमेल करेंगे, उसमें बसपा भी एक शामिल होगा। इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? 20 में तो फ़ायदा नहीं मिला पंकज भाई, अब 25 में क्या मिलेगा ये तो अख्तरुल इमाम साहब जाने, ओवैसी साहब जाने। फ़ायदा उस हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि मुसलमानों के बीच जो मैसेज है खासकर वक्फ कानून को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न की गुंजाइश हम नहीं देखते हैं कि सीमांचल में जो एआईएमएम अपनी ताकत से करा ले, रेस्ट ऑफ बिहार में कोई मुसलमान का वोट तोड़ लेगा आरजेडी से, महागठबंधन से, ये आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है। पर विनय जी, ओवैसी तो सीमांचल से बाहर भी निकलना चाह रहे हैं। अगर मुसलमान की सॉलिडारिटी इस हद तक है तब तो ओवैसी फेल हो जाएंगे। महागठबंधन का अगर कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो फिर ओवैसी की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी बिहार में? सवाल ये उठता है ना। और इसीलिए तो आरजेडी ने सीटों का बंटवारा ओवैसी की पार्टी के साथ नहीं किया कि इनको हम सीट देंगे नहीं, और सीट देंगे नहीं तो इनको पैर फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी तो कह रही है सीमांचल क्या, वो मोतिहारी में भी चुनाव लड़ेगी, वो सीतामढ़ी में भी चुनाव लड़ेगी, वो मगध में भी चुनाव लड़ेगी, वो शाहाबाद में भी चुनाव लड़ेगी। वो चुनाव लड़ने को तैयार है और उसका कॉन्फिडेंस कहता है कि हमारे पास मुसलमान के अन्य जातियों का भी वोट है, वो हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं। और इस बार तो उनके प्रवक्ता दावा कर रहे थे कि हिंदुओं की बड़ी फौज है जो हमसे टिकट चाहती है, क्योंकि हमारे उस ओवैसी साहब को वो बहुत पसंद करती है। अख्तरुल इमान का इमेज बड़ा सेकुलर है, इस तरह का वो दावा कर रहे थे हमारे साथ जब उनकी बात हो रही थी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश डेलीगेट गया भारतीय सांसदों का, तो उसमें ओवैसी गया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने जो वक्तव्य दिए, उससे उनका कद भारत में बढ़ा है और उनका क्रेडेंशियल भी बढ़ा है, सेकुलर इमेज भी बढ़ा है। और लोग अब समझते हैं कि कुरैशी साहब भारत माता की संतान है, भारत की बात करते हैं, भारत की हिफाजत की बात करते हैं। आज भी पार्लियामेंट में उनका भाषण तकरीर चल रहा था, बहुत अच्छा भाषण उन्होंने दिया। नहीं, उन्होंने कहा तो कि पाकिस्तान के साथ मैच सिर्फ बॉर्डर पे होना चाहिए, क्रिकेट के मैदान में नहीं होना चाहिए। ये ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी की बातें हैं, ये मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। तो जो एक इमेज बनता था प्रो पाकिस्तानी, प्रो मुस्लिम कंट्रीज, ओवैसी तो साफ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के बिल्कुल विरोध में हूं, और वो क्रिकेट मैच के भी विरोध में है कि पाकिस्तान टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। हम उनके साथ मैच क्यों खेलते हैं? हम बॉर्डर पर खेलें, क्रिकेट के मैदान में क्यों मैच खेलते हैं? हमें बस उनसे बॉर्डर पे भिड़ना चाहिए, उनके घर में उन्हें मारना चाहिए, इसके अलावा हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। नहीं, ओवैसी साहब का ये मानना है कि जो अधिकार है सबों को, वही अधिकार मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, उनको भी उसी तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। वो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, और इसलिए वो जब इस बार तो बिहार में जो दबाव उनके ऊपर था कि भाई आप गठबंधन करें, लालू जी के साथ गठबंधन करें, तो लालू जी के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन लालू जी इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद जी का मानना है कि बिहार के मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसकी खेती हम करते हैं। और वो चाहते हैं कि इस बार वो ओवैसी को भी, अगर जिस तरह की वोट की गोलबंदी होती, कभी कभी जब वोट की गोलबंदी होती है तो आपके चाहने वाले तो बहुत होते हैं, ठीक है, ठीक है, वोट नहीं करते। विनय जी, तो विनय जी की भी इच्छा है। विनय जी, मैं वही बात तो कह रहा हूं, अगर लालू प्रसाद की खेती है तब तो ओवैसी गए काम से, ओवैसी का पर्पस सर्व नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर लालू प्रसाद की खेती साबित होती है, नीतीश तो गए,
नीतीश को वोट नहीं मिलेगा, जबकि क्लेम किया जाता था 15%, लोकसभा में 12% मिला है। तो नीतीश कुमार को अगर नहीं मिला वक्त की वजह से तो नीतीश कुमार को नहीं मिला, पर डॉक्टर संजय ओवैसी को अगर नहीं मिला तो फिर तो ओवैसी ऐसे किसी राज्य में पॉलिटिक्स करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। और यहां कुछ वोट मिला तो फिर उनके भाषण, उनके तकरीर उत्तर प्रदेश से भी सुनाई पड़ेंगे। दोनों संभावना। पंकज जी ऐसी बात नहीं है। ओवैसी के साथ जो एक तबका है, जो युवा वर्ग है, वो ओवैसी को पसंद करता है, चाहे बिहार का तबका हो या महाराष्ट्र का तबका हो या हैदराबाद। अरे तो ये पसंद करता, वही तो कह रहे हैं, पसंद करता है, पसंद है, पसंद में कन्वर्ट करेगा एकदम से ओवैसी। नहीं, मैं वही तो, देखिए वोट में कन्वर्ट करेगा तो फिर आरजेडी की स्थिति खराब होगी, उसको कंपनसेट क्या पान पार्टी कर पाएगी? सवाल यह है, यही तो मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूं। पान पार्टी अगर उसका हिस्सा बनती है तो क्या कंपनसेट कर लेगी? एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से निकल गया, ज्यादा निकला तो नुकसान हो गया, स्थिति क्या होगी? और सीमांचल में जैसा कि अभी सरोज जी कह रहे थे 2200 सीट पर जीत जाएगी। 2200 सीट पर तब जीतेगी ना जब मुसलमान का वोट बड़ी संख्या में आरजेडी को मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। पान पार्टी आ गई और उससे ज्यादा वोट निकल जाएगा, क्योंकि सीमांचल में सबको पता है 40%, 50%, 60%, 38% ये वोट है मुसलमानों का डॉक्टर संजय। तो एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से ज्यादा निकल गया तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? और अगर नहीं निकला तो फिर तो ओवैसी की प्रासंगिकता मुझे लगता है हिंदी बेल्ट में खत्म हो जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मुंह की खाए थे वो बंगाल में। देखिए, चुनाव में परिस्थितियां कैसी बनती है, चीजें इस पर भी निर्भर करती है। 40 मुस्लिम बहुल विधानसभा की सीटें हैं बिहार में। अब वो 40 मुस्लिम बहुल सीटों में ठीक है, वो एक मुद्दा है कि वक्फ संशोधन को लेकर के एक मुसलमानों में नाराजगी है और उसको आरजेडी कैश करने में कई हद तक सफल रही है। लेकिन और भी सारे फैक्टर हैं, पसमानदा का भी फैक्टर है जो बीजेपी खूब चुनाव में भुनाएगी। ओवैसी भी जो हैं वो जो युवा हो चाहे मुस्लिम समाज हो, उनकी हिस्सेदारी को लेकर के जो नाराजगी है, इसको भी वो खूब इसकी फसल काटते हैं। ये आपके हिस्से में क्या आता है? तो पहले तो कि तेजस्वी जी कितनी सीटें देते हैं, इस पर चीजें निर्भर करती है। दूसरी बात मैंने कहा था पिछली बार जब पान पार्टी पर बहस हो रही थी या पान पार्टी पर हम लोग बात कर रहे थे कि गांधी मैदान की भीड़ को वोट से न जोड़ के देखा जाए। हर पार्टी में उस समाज के लोग हैं जिस ताती तत्वा समाज को उन्होंने एकजुट किया था इस नाम पर कि आपको शेड्यूल कास्ट से निकाल करके ईबीसी में क्यों डाल दिया गया, और अगर शेड्यूल कास्ट में रहेंगे तभी जब आपकी ताकत होगी। वो ताकत दिखाने की वो भीड़ थी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन में सारे ताती तत्वा समाज के लोग एक भी नहीं है। अब बस आईपी गुप्ता के ही इशारे पर वो वोट करेंगे या उसके विरोध में खड़े होंगे। तो परिस्थितियां निर्भर करती है कि क्या परिस्थितियां होती हैं। और कभी कभी जो जातीय समीकरण हम लोग देखते हैं या सामाजिक समीकरण या धार्मिक समीकरण, वो भी टूटती है। और उसका तो बेस्ट उदाहरण अभी तो आपने रुपौली की चर्चा की थी, ईबीसी का गढ़ माना जाता है और शंकर सिंह जिनकी जाति का 15 से 16 हजार वोट है, चुनाव जीत करके रुपौली से आ जाते हैं। और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी ईबीसी, एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार भी ईबीसी, परिणाम किसी और के हिस्से में चला जाता है। ठीक है, हम यही तो समझना चाह रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है सरोज जी से भी पूछूंगा और सुजीत जी, दीपक कुचगवे जी, सुजीत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगा। सरोज जी ये बताइए, कहीं आरजेडी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि जो डैमेज ओवैसी पहुंचा सकते हैं उसकी भरपाई हम पान पार्टी से कर लेंगे? ये तो नहीं चल रहा है। देखिए, केवल जो पान पार्टी और तेजस्वी के साथ जो बातचीत डायलॉग हुई है करीब करीब फाइनल स्टेज में है, उसका दायरा पूरा बिहार है, ना कि केवल सीमांचल है। क्योंकि जो उनका वोट बैंक है वो सहरसा में भी है, सुपौल में भी है, भागलपुर में भी है, समस्तीपुर में भी है। तो ये जो पॉकेट है सब पान समाज का, उसका प्रभाव बेगूसराय में भी आपके भी, आपके यहाँ भी है। हाँ। अब देखिए, कल ही सहरसा में 2 कार्यक्रम हुआ गुप्ता जी का, मैसिव भीड़ थी। और एक चीज हम आपको बताएं कि अभी भाजपा ने पिछले 15-20 दिन से तत्वा सम्मेलन, ये सम्मेलन
तरह तरह के कार्यक्रम करने शुरू किए, सारे फ्लॉप हो गए, लोग नहीं गए उस कार्यक्रम में। क्योंकि आज के तारीख में अगर आईपी गुप्ता का सेंसेक्स हाई नहीं होता तो ना एनडीए उनसे बात करती या ना महागठबंधन उनसे बात करती, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी इस शख्स के पास है, ये ट्रांसफ़र करा देगा 25 तक की हम बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन 25 चूँकि 3 महीने का ही समय है, मोमेंटम बना हुआ है, वोट ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए पूरे बिहार के कंटेक्स्ट में तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो रही है, ना कि केवल सीमांचल में बड़ी आबादी है, वहाँ भी फायदा होगा। अगर ओबीसी को रिजेक्ट किया तेजस्वी यादव ने तो उसकी बड़ी वजह यह भी है कि वो चाहते हैं कि वो क्षतिपूर्ति कहीं दूसरे तरीके से वो करें, इसीलिए इनको तवज्जो दिया जा रहा है कि आप तालमेल करिए। और बात हम आपको बता दे रहे हैं कि बात करीब करीब फाइनल हो गई है, 4 या 5 नहीं, आप कह रहे हैं बात करीब करीब फाइनल हो गई है, ये मेरी जानकारी में भी है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आईपी गुप्ता जी को एनडीए से ऑफर मिल गया तो दौड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो मांग है कि भाई ताती तत्व को आप SC ST में रखिए, शेड्यूल कास्ट में शामिल करिए, तो भाई पान पार्टी के लिए बेहतर सिचुएशन डबल इंजन की सरकार ही तो दे सकती है। महागठबंधन की सरकार मान लेते हैं कि बिहार में आ भी जाएगी पर केंद्र में तो आएगी नहीं, और SC लिस्ट में इंक्लूजन के लिए आपको केंद्र सरकार की जरूरत तो है, कानून तो यही कहता है, संविधान तो यही कहता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या आईपी गुप्ता जो चाहते हैं वो एनडीए प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और इसीलिए वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने खुला सवाल उनसे किया था और उन्होंने मुझसे बताया था कि मेरी पहली पसंद एनडीए है, एनडीए में अगर बात नहीं बनी तब मैं उधर जाऊंगा। सवाल फिर वही है सुजीत, और मैं यही आपसे जानना चाहूंगा और दीपक जी से भी पूछूंगा कि क्या महागठबंधन को लग रहा है कि पान पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओवैसी इंपॉर्टेंट नहीं है, या महागठबंधन को लग रहा है कि ओवैसी को बिहार में पैर फैलाने देना नहीं है, मुसलमान के पास कोई विकल्प होगा नहीं, इसलिए वो हमें ही वोट करेंगे, बीजेपी से लड़ते हुए हम ही दिखाई पड़ेंगे, इसलिए वो मेरे साथ आएंगे और पान पार्टी को ऐड कर लिया तो जातीय समीकरण हमारे पक्ष में होगा और हमारी जीत होगी और हम जीतेंगे, ओवैसी फेल होंगे। देखिए पंकज जी, इन सारी बात को बताने के पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको भी एक सूचना दे देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी सूचना है ये जो अभी मुझे मिल रही है, यूपी से डायरेक्ट मिल रही है। अगले कुछ दिनों में ओम प्रकाश राजभर पटना आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, डिबेट में भी कहा था, ओम प्रकाश राजभर बिहार में एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग मेरे पास अपडेट आया है, मैं इसको अभी शेयर कर रहा हूँ तुरंत अभी। हाँ, वो भी कहते हैं मेरी आबादी बहुत है, मुकेश सहनी कहते हैं 36% है, आईपी गुप्ता कहते हैं हर जगह मेरा वोट इतना है, और आईपी गुप्ता की सभा में भीड़ दिख भी रही है तो चलिए हम मान लेते हैं उनकी बात। मुकेश सहनी कहते हैं 36% है, कभी 22% है, कभी 8% है, पर सीट काहे नहीं आता है। और यह सवाल आईपी गुप्ता से भी पूछा जाएगा चुनाव के परिणाम के बाद कि अगर आपकी संख्या इतनी है तो या तो आपको वोट नहीं मिलता है या आपके वोटर्स आपको वोट नहीं देते हैं, जिनके बारे में आप क्लेम करते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं। तो अब राजभर भी आ रहे हैं तो क्या एनडीए का हिस्सा होंगे या ऐसे ही घूमने टहलने आएंगे? तो अब राजभर की पार्टी बन गई, आईपी गुप्ता की पार्टी बन गई, ओवैसी की पार्टी बन गई, प्रशांत किशोर की पार्टी बन गई, तो अब तो हमारी विनय जी, दीपक कुचगवे जी, आपकी और सरोज सिंह की पार्टी बननी रह गई। यही कहा जाए ना, अब और कितनी पार्टी चाहिए बिहार को, और उसकी प्रासंगिकता क्या है? एक पत्रकार पार्टी भी बन जाए। बिल्कुल पंकज जी, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जहां तक आपको याद होगा, जब बाईपोल हुआ था 4 विधानसभा सीटों पर, उस वक्त एनडीए ने चुनाव प्रचार में रामगढ़ सीट पर ओम प्रकाश राजभर की मदद को लिया था। ओम प्रकाश राजभर ने वहां पर मदद लिया था और वो आए थे बजाते, उन्होंने कैंपेन भी किया था। देखिए अभी जो सूचना आई है ये बहुत इंटरेस्टिंग सूचना है, और ये समझ लीजिए कि अगर ओम प्रकाश राजभर यहाँ आके कुछ घोषणा करते हैं या अगर वो किसी एनडीए में जाने की बात करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये बहुत आने वाले सिचुएशन को हिसाब से बहुत मजेदार सिचुएशन हो जाएगा। और जो सूचना मुझे अभी और एक और अपडेट मिल रही है कि संभवतः नई दिल्ली से हरी झंडी मिली है। अब ये
हो सकता है कि आने के बाद से और पत्ते खोले। चलिए, लेकिन नई दिल्ली से हरी झंडी मिली है तो मैं अब बड़ा शॉर्ट आंसर चाहूंगा सबसे। दीपक कुचगवे जी, राजभर एनडीए का हिस्सा होगी पर ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा तो हो नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर रावण मेरी सूचना में महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, 1-2 सीट उनको दिया जा सकता है। आप सहमत हैं इस बात से? दीपक कुचगवे जी। हाँ जी जी बताएं। नहीं, चंद्रशेखर रावण महागठबंधन का हिस्सा होने वाले हैं, ये मेरी सूचना है। और ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा होंगे। देखिए, चुनाव का माहौल, बिहार में चुनाव, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, चाहे राजभर आए और या चंद्रशेखर आए, बहुत सारे लोग आएंगे। इशारा थर्ड फ्रंट की ओर जाता है कि भाई अगर वो मदद करना चाहते हैं एनडीए की। आपने अभी कहा कि पान पार्टी, सरोज जी ने बहुत सही कहा कि पान पार्टी एकदम तैयार है, तैयार क्या ऑलमोस्ट है वो एनडीए में, महागठबंधन में जाने। मगर आपने एक सवाल किया बड़ा अच्छा कि अगर उसको एनडीए ने कहा कि भाई आप मेरे पास आए और आपका जो भी मसला है हम करेंगे, तो वो एनडीए की ओर क्यों नहीं जाएंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी ने कहा कि अगर मुझे वाजपेयी जी ने, मोदी जी ने बुलाया तो अगर आरक्षण दिया हमारा मामला तो हम प्लान दे देंगे उनके लिए। तो भैया इस तरह की बातें बहुत आएंगी चुनाव में। मगर जो आपका सवाल है कि दोनों आएंगे, मैं ये मानता हूं कि बिहार में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। बिहार का चुनाव अगर एकदम प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ये बात बिल्कुल सच है। पर चंद्रशेखर रावण को महागठबंधन अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? चंद्रशेखर रावण के साथ को दलित में कौन सा बिरादरी है? अरे भुइयां मुसहर, जीतन राम मांझी, पासवान, आपको कह लीजिए तो चिराग के साथ। अगर हम ये रविदास की भी बात कर लें तो रविदास कांग्रेस के साथ, राजेश राम। तो ये चंद्रशेखर रावण किसके नेता बिहार में माने जाएंगे? किस समाज के बीच में उनकी लोकप्रियता है? देखिए, पिछले हफ्ते चंद्रशेखर रावण पटना आए थे और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर ही वो पटना आए थे। हमारी उनसे मुलाकात भी, सर्किट हाउस में रुके थे वो 206 नंबर पर, उसमें मेरी मुलाकात भी हुई थी। एक होता ना, एक टोकन के तौर पर कुछ करना है बिहार में, बस यही मकसद लेके वो आए थे। उनके बातचीत से जो हमको लगा, और तेजस्वी यादव से उनकी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। बातचीत करके वो विदा हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वहीं रुक गए थे होटल में, सर्किट हाउस में। और आपने ठीक कहा, एक होता है ना टोकन दे देना कि भाई एक टोकन है, आप भी हैं, जीएमएम है तो एक टोकन है, टोकन में आप ही रहिए। तो इन सब को दायरा बढ़ाना है और इसका मकसद यही होता है कि जो बड़े पार्टनर जुड़े हुए हैं उनके नेगोशिएशन पावर को कम करना है। वो ज़्यादा उड़े नहीं, ज़्यादा लेयर नहीं छोड़ें, उसके लिए इन सब छोटे छोटे लोगों को जोड़ के सब पार्टियां ऐसा करती है। तो रावण जी का भी यही था। ऐसा नहीं कि वो 10 सीट की मांग लेके आ रहे थे, वो चाहते थे कि हमारा भी एक सिंबॉलिक बिहार में रहे, तो बस सिंबॉलिक ही उनकी उपस्थिति रहेगी। और तेजस्वी यादव ने भी इसकी रजामंदी दे दी है। चलिए हम सम अप कर देते हैं और अभी डॉक्टर संजय से भी ले लेते हैं। विनय जी, आपसे पूछें, एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के लिए ग्रीन सिग्नल है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और मेरी जानकारी में चंद्रशेखर रावण के लिए महागठबंधन में है। तो थर्ड फ्रंट में जनसुराज जाएगा नहीं, अकेले लड़ेगा। तो थर्ड फ्रंट में अब ऑप्शन किसका बचता है? ऑप्शन बचता है बीएसपी और ओवैसी की पार्टी, यही दोनों मिल सकते हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी पार्टी दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, लेकिन उन पार्टियों का कोई बहुत महत्व तो नहीं। और जो पार्टियां जुड़ना भी चाह रही है महागठबंधन से या एनडीए से, इन छोटी पार्टियों का एक सिंबॉलिक टिकट दिया जाता है। अब जैसे अगर चंद्रशेखर आजाद को अगर टिकट दिया जाएगा, हो सकता है कैंडिडेट वो आरजेडी का हो, टिकट उनके नाम पर लड़ा। उसी तरह से अगर राजभर को दिया जाएगा एनडीए से, तो वो रहेगा एनडीए का, बीजेपी का कोई कैंडिडेट। आपको याद होगा पिछले बार भी ऐसा किया गया था कि बीजेपी के लोग लड़े थे मछली पार्टी से। नहीं,
ठीक है, वो आप कह दिए सिंबोलिज्म है, मतलब ये मान लिया जाए डॉक्टर संजय कि थर्ड फ्रंट अगर बना भी तो बहुत प्रासंगिक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। ये मान लिया जाए ओवैसी अपनी ताकत पे जो कुछ सीमांचल में कर ले, बाकी फ्रंट बनाने का कोई औचित्य नहीं है बिहार में। सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि लड़ाई इस बार बिहार की आमने सामने की है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उस लड़ाई में बाकी फ्रंट लड़ने के लिए लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम है, भाई लड़िए, आइए लड़िए। सीमांचल में ओवैसी साहब कुछ कर लें, वो जो कैमूर से लेकर सासाराम के इलाके में कुछ बसपा कुछ कर ले अपना, जो उनका जातिगत जो आधार है, लेकिन लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है। इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए की लड़ाई है, और उस लड़ाई में थर्ड फ्रंट बना करके भी ये लोग कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। चलिए, बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे ये, चलिए अभी आप कह रहे हैं, पर ओवैसी फैक्टर कितना कारगर होगा? कम से कम आपके हिसाब से 40 मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और अगर वो कारगर होता है तो क्या उसको कंपनसेट आरजेडी पान पार्टी से कर लेगी? बड़ा सवाल ये है कि पान पार्टी और ओवैसी की भूमिका आने वाले चुनाव में क्या होगी। और जो ओवैसी इस बार भले ही कहें कि हम सबको हराना चाहते हैं, मुस्लिम को ज्यादा हक दिलाना चाहते हैं, पर निश्चित तौर पर वो आरजेडी को यह साबित करना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज का साथ मेरे साथ है। अगर मेरे साथ सत्ता में साझेदारी नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बन सकती है, और यही क्लेम वो पार्टी लगातार कर रही है। इसमें वो कितना कामयाब होती है हम आपको बताते रहेंगे। विनय जी, दीपक कुछ गवे जी, हमारे संवाददाता सुजीत कुमार, डॉक्टर संजय कुमार और सरोज सिंह हमारे स्टूडियो में पधारे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।